लो मैं हाजिर हो गया हूँ नए चैप्टर के साथ। आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका केमिस्ट्री मेंटोर उमेश सर। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लियरली, आपको क्लियर है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस, तो आपको मैं बताऊं कि कोई भी एग्जाम, इवन बोर्ड एग्जाम, नीट, जेई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे यहाँ से क्वेश्चंस ना बनते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी मत समझना कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यकीन मानो, पूरा साल बीत जाता है और बच्चे इसके न्यूमेरिकल भागते हैं, उसे लगाने की कोशिश ही नहीं करते, उन्हें लगता पता नहीं क्या आ गया, बाप रे बाप। लेकिन अगर आप मेरी बात बहुत अच्छे से प्यार से सुनते हो, जो मैं बात बताऊं उसको समझते हो, जो मैं प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चन उसको ईमानदारी से करते हो, तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हलवा निपटा दोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सवाल ये है, तो नाम से नहीं लग रहा तुम्हें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कह रहा है केमिस्ट्री जिसमें बात इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ करने वाली, है ना। मतलब कह रहा है कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की है जिसमें हम इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल से रिलेट कर रहा है। केमिस्ट्री मतलब जहां तक केमिकल की बातें होती हैं, तो कहता है कि क्या है ये, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होंगी, तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती है वो किस टाइप की होती है प्यारे बच्चों? वो केमिकल रिएक्शन होती है रिडॉक्स टाइप की। रिडॉक्स ऑब्वियसली जानते होंगे तुम लोग, स्टार हो यार। रिडॉक्स बोले तो द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, उसी को हम बोलेंगे रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। और जहां पे यही वाली बात करें, ये रिलेशनशिप के बारे में बात करें, कन्वर्जन के बारे में बात करें, उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, क्लियर। मैं फिर से बोल दूं, दिमाग में रख लो, मैं बोल रहा हूं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी, दोनों ही कन्वर्जन होता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों ही कन्वर्जन देखोगे। ठीक है, तो क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या बात करने वाले हैं, किसके बीच में रिलेशन है, क्या हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है ना? पक्का? अच्छा चलो ध्यान से मेरी बात सुनो अब। तो अब क्या कह रहा है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, देखो क्या कह रहा है, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक, इलेक्ट्रो नाम से नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जहां पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किसमें प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, मैं आपको चलो इतने ताम झाम से हटा के मैं थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। आपने दो तरीके की बैटरी डेली लाइफ में देखा है, एक जो आप रिमोट पे यूज करते हो पेंसिल बैटरी, और दूसरा घर में जो रखी इन्वर्टर वाली बैटरी। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? ये इन दोनों की स्टडी अगर हमें करनी है तो हम कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कैसे करेंगे सर, क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं पा रहे सर, तो यार तुम किस दिन काम आएगा, टेंशन आई लो। अब ध्यान से सुनो, जो रिमोट में बैटरी लगती है एक्चुअली उसमें क्या है, केमिकल्स है। वो केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको आप चलाते हो, यूज करते हो उसको, ठीक है, ऑपरेट करते हो। तो वहां क्या हो रहा है, वहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। और जो आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी है, आप उसको इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हो, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हो, और वो जब चार्ज होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कि फिर जब लाइट चली जाती है तो वही फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है और आप उसको यूटिलाइज करते हो। तो देखो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, पेंसिल बैटरी हो या घड़ी वाली बैटरी हो, है ना, जिसको बोलते हैं बटन बैटरी, वो उसमें क्या हो रहा है, बटन सेल क्या हो, क्या है उसमें, उसमें उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। और जो घर वाली बड़ी वाली बैटरी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब हम दोनों तरीके के बैटरी के बारे में जिस ब्रांच में बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन शॉर्ट, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल केमिकल में जहां हम डिस्कस करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये चेंजेस क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो आपने नोटिस किया कि अच्छा सर, हाँ बात तो आप सही बोल रहे हो, इसका मतलब यहाँ दो तरीके की बैटरी के बारे में बात करना है, मतलब दो तरीके के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में होने वाली बातें करनी। तो अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पे जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हमें डील करना है तीन पार्ट में। एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे ये बातें होंगी। दूसरा हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ना है,
और तीसरा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या उसी को गैल्वेनिक सेल या उसी को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करना है। फिर से क्लियर हो जाओ, ये पूरा चैप्टर इन 3 पार्ट में हमें करके पढ़ना है। पहला क्या, पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फर्स्ट पार्ट में क्या बात करना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। सेकेंड पार्ट में उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्शन के बारे में मैं कुछ शॉर्ट टर्म बता दूं, जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, ये सब के बारे में बात करना है, ठीक है। और तीसरा जो हिस्सा है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है बाकी के कंपेयर में। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पहले बात की है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आप जो भी मोस्ट ऑफ द बातें हैं वो इसी चैप्टर में आप करने वाले हैं, ठीक। तो पूरा चैप्टर आपके लिए कैसे डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रोलिसिस या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस तो देखो सब में है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो वहां भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो वहां भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन हमें इन चैप्टर को 3 अलग तरीके से पढ़ना है, इन 3 पार्ट्स में पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब में, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आपको क्या एक डिफरेंस आपने अभी बताया, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है। हमने बोला हाँ ये तो है, एक और बड़ा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। तो चलो टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स हो, और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले ये जो मैं बार बार एक वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, तो पहले चलो इसी को निपटाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ना। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपका मामला क्लियर करता हूं। देखो इलेक्ट्रोलिसिस आप अच्छे से जान रहे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब कुछ टूट रहा है, मतलब क्या कह रहा है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ऐसे सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में करेगा तो आपको भी पता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, ऐसा मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट, और ये फिनोमिना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से समझो, जैसे मेरे को देख लो, चलो मैंने बोला मैं एक सब्सटेंस हूं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता हूं मोल्टेन या एक्वस स्टेट में, तो मैं क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। ये फिनोमिना क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, एसिड्स भी हैं, बेस भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कुछ वर्ड, सर इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग भी हमने सुना है, वीक भी सुना है, एकदम सही सुना है यार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या ऐसा सॉल्ट जो इन दोनों में से किसी स्ट्रॉन्ग से बना हो, मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड या मे बी स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, ठीक, या दोनों स्ट्रॉन्ग हो, कोई टेंशन नहीं है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्हीं के वीक वाले ले लो, वीक एसिड्स, वीक बेस, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड थर्ड क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो मोल्टेन में भी एक्वस में भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। क्लियर क्लियर समझ, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डीकंपोजिशन होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। कैसे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, कब, अभी मैंने बोला एक्वस में या तो मोल्टेन स्टेट। क्लियर है ये बात, है ना, कि आपने बोला हाँ ये ठीक है, अभी आपने समझाई दिया। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है मेरे भाई को जहां परफॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझो, क्योंकि एक बार ये दिमाग में चला गया कि कैसे कहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा है, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, कैसे रिएक्शन लिखते हैं, तो बस चैप्टर आसान, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए पहला वाला हिस्सा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब जब भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके सामने है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब क्या, एक वेसल है, ये क्या है, एक वेसल है जहां पे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होगी। इस वेसल में क्या भरा होगा, मोल्टेन या एक्वस स्टेट में भरा होगा इलेक्ट्रोलाइट, या तो मोल्टेन होगा या तो एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक को हम बोलते हैं एनोड, जो कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये देखो ये प्लस चार्ज से जुड़ा है, और एक होता है कैथोड जो कि कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चूंकि बात मैंने की इलेक्ट्रोड्स की, तो इलेक्ट्रोड्स भी बच्चे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड, इसमें क्या डिफरेंस है अभी आगे एग्जांपल लूंगा तो मैं समझाऊंगा। एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। दोनों में क्या चक्कर है, सिंपल है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड मतलब किसका बना हो, ग्रेफाइट का बना हो, प्लैटिनम का बना हो, या नोबल मेटल्स के बने, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, या दूसरे तरीके से समझाऊं
तो वो उसी मेटल का बना हो जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो, ऐसे भी आप समझते होगे। प्रीवियस क्लास में ऐसे ही समझा था आपने, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी का बनाओ तभी वो एक्टिव कहलाएगा। जो खुद पार्टिसिपेट करने लगे केमिकल रिएक्शंस में, या दूसरा तरीका है पहचानने का अच्छा तरीका यही है कि उसी मेटल का बना हो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। तो दोनों के फंक्शनिंग में डिफरेंस हो जाता है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं, परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तो समझ लेना कि इलेक्ट्रोड भी दो तरीके का हुआ, नॉर्मल और एक्टिव। ठीक, अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे तुम, जैसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो जैसे ही बच्चा स्विच ऑन किया आपने, होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे आपने स्विच ऑन किया, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ए बी, जैसे तुमने स्विच ऑन किया मेरे भाई, ये टूट जाएगा, ए प्लस एंड बी माइनस में। अब ए प्लस कैटायन प्लस है, कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, मतलब कैथोड के पास। और बी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, मतलब एनोड के पास। ठीक, क्लियर, अब समझो मेरी बात। ऐसा हर बार नहीं होगा, ये मैं कहानी कब की बता रहा हूं, जब इलेक्ट्रोड नॉर्मल होगा तब, कि कैटायन चला जाएगा कैथोड पे और एनायन चला जाएगा एनोड पे। लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैटायन तो जाता है कैथोड पे, बट एनायन एनोड पे नहीं जाता। बल्कि एनोड एक्टिव है ना, एनोड खुद ब्रेक डाउन होता है, एनोड गेट ब्रेक डाउन एंड केम इनटू द सॉल्यूशन। वो खुद टूट के सॉल्यूशन में आता है। वो कहेगा मैं एक्टिव हूं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं मोहतरमा, मैं खुद टूट के सॉल्यूशन में आ रहा हूं। ठीक, तो एनोड ही ब्रेक डाउन होकर सॉल्यूशन में आता है। ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मैंने बोला जब ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होगा कैथोड एंड एनोड में, तो क्या होगा, तो मैंने बोला कि बचा जो कैटायन है वो कैथोड पे चला जाएगा और एनायन एनोड पे। कब, जब इलेक्ट्रोड नॉर्मल होगा तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो कैटायन तो कैथोड पे जाएगा, बट एनायन एनोड पे नहीं जाएगा, बल्कि एनोड खुद टूटेगा और सॉल्यूशन में आए। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसलिए दो बार बोल दिया, आई होप आपके दिमाग में चली जाएगी, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, मुझे पता है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला ठीक है, आपने सही बोला सर, कैथोड हमें पता है, एनोड हमें पता है, ठीक है, हम ये भी जान गए दो रॉड डिप्ड है उन्हीं को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब आपने जो बोला है कि कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, इसको समझे कैसे, तो बस अब वही मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैटायन कैथोड पे जाएगा तो उसको लिखने का तरीका है, उसको हम लिखते हैं एट कैथोड। अब देखो लिखना एक बार में आप समझ जाओ। देखो जब तक मैं सोल्यूशन में हूं तब तक मैं आयंस के फॉर्म में रहूंगा। जैसे ही मैं इलेक्ट्रोड पे जाता हूं, डिस्चार्ज होता हूं, डिपॉजिट होता हूं, मैं न्यूट्रल। सोल्यूशन में हूं तभी तक आयंस के फॉर्म में हूं। जैसे ही इलेक्ट्रोड पे गया मैं क्या हो गया, न्यूट्रल। देखो ए प्लस सोल्यूशन में था तो ए प्लस था, जैसे ही इलेक्ट्रोड पे गया वो क्या हो गया, ए। और इलेक्ट्रॉन अगर मैं बैलेंस करके, चार्ज बैलेंस करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे इधर एक प्लस है, इधर एक भी नहीं है। तो ये कभी, ये जीरो कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो क्लियर हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये गांठ मान लो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कि कैथोड पे हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन। लकीर खींच लो, पत्थर की लकीर है भाई, ये बीटे की नहीं। कैथोड मतलब रिडक्शन, कभी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कोई कंडीशन होगा जहां ये बदल जाएगा, ना। ठीक, और वैसे आप एनोड पे बारे में क्या बोलूं, तो यार बी माइनस है, वहां जाके क्या हो गया, बी। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो वैसे भी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो तुम्हें लगेगा अरे आपने बोला था सर ये रिडॉक्स का एग्जांपल होगा। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा मैं। अब एक इलेक्ट्रॉन माइनस जाएगा तो कितना आएगा, एक प्लस आएगा। तो ये एक माइनस था, एक प्लस चार्ज लग गया तो क्या होगा, न्यूट्रल। या तुम्हें लग रहा है सर यहाँ माइनस लिखने में मजा नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर प्लस करके लिख देना, इतना तो तुम जानते ही हो। क्लियर, ये कभी नहीं बदलेगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ठीक, आपने कहा ठीक है सर, नॉर्मल वाला तो समझ में आ गया, एक्टिव वाला मैंने बात पर थोड़ा सा चिल बाबू चिल, आ रहा है आगे एग्जांपल, सब्र रखो सब्र। ठीक, तो आपने कहा ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगी, दो तीन बातें तुम्हें लिखनी ही लिखनी है। क्या क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एट कैथोड एट एनोड, एकदम आदत बना लो। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात होगी तुम्हें लिखना है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एट कैथोड एट एनोड, लिखना ही लिखना है। ठीक, तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं और आपके नॉलेज को थोड़ा अपडेट मारते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले एग्जांपल हमने कौन सा लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब ध्यान से सुनो, मोल्टेन NaCl मतलब तुम्हारा
इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टेन NaCl। तो तीन बातें, पहली क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। आप भी मेरे साथ मन में बोलना स्टार्ट कर लो कि हाँ सर NaCl मोल्टेन है, मोल्टेन इसमें टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, आयंस में टूट जाएगा। ये तो आसान है, आप तोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मुझे पूरा पता है, आप तोड़ना सीख जाओगे, मतलब आता होगा यार। ठीक है, अब क्या लिखना है, दूसरी बात क्या, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा सर, Na प्लस है सोल्यूशन में, वहां जाके सर हो जाएगा Na, और आपने बता ही दिया है कि सर कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्लस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया अपने में, दो प्लस होता तो दो इलेक्ट्रॉन जोड़ता न्यूट्रल होने के लिए। तो सर क्लियर हो गया, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा। सर एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, फिर से अभी तो मैंने बोला मेरे लाल, और कोई आयन तो है ही नहीं, मोल्टेन है ना ये, और कोई आयन तो है नहीं, तो Cl माइनस, वहां जाके क्या हो जाएगा Cl। अभी सर आपने बोला यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन करो या यहाँ इधर प्लस इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक चेंज हो गया, लेकिन Cl नेचुरल फॉर्म तो है नहीं, तो ऐसे ऐसे दो Cl मिलके क्या बना लेंगे, Cl2। कुछ लोग कहेंगे सर मेरी बुक में तो अलग तरीके से लिखा था। अरे लाल, तरीका कुछ भी हो, होना यही है। देखो फिर से तुम ऐसे भी कर सकते थे, देखो कि सर Cl तो कुछ होता नहीं, Cl2 के फॉर्म में निकलेगा, बैलेंस करने के लिए फिर तुम यहाँ लिखते 2Cl माइनस, अब दो माइनस है तो इधर लिखना पड़ता है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम्हें जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो, अभी जैसे मैंने कहा ऐसे एक ही रिएक्शन से भी काम चला सकते हो। पेरेंट्स जैसा तुम्हें समझ में आ जाए, बात एक ही है ना दोनों, हाँ वही तो है। तो क्या नोटिस करोगे तुम, तुम्हें ऐसे पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में तुमने नोटिस किया इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैथोड पे सोडियम जाके डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे क्लोरीन गैस। अब बोलोगे सर लेकिन हमें दिखेगा कैसे, क्लोरीन थोड़ा ना निकलते कहेंगे हाँ हेलो आई एम क्लोरीन, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो क्लोरीन भैया क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस है भैया, ग्रीनिश येलो कलर की, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सिंपल। अब नीचे देखो उन्होंने वही परफॉर्म किया, आप एक बार आराम से देख लो, टेंशन मत लो। देखो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्लोरीन गैस निकली, कैथोड पे हुआ रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हुआ, सोडियम डिपॉजिट हुआ, सिंपल। ठीक है कोई टेंशन नहीं, पक्का। अगला एग्जांपल देखो, आप तुम लोग मास्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन का नहीं है, एक्वस का, एक्वस। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन फिर से इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन क्या होगी कि सर इस बार तो हमें लग रहा है सर NaCl भी टूटेगा, किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, और सर H2O भी है, एक्वस है ना, H2O भी है, तो है वो किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो अब सर अब तो कैटायन आपने लिख लिया पहला काम, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। अब क्या लिखना है, एट कैथोड। क्या करूं भैया, सर अभी तो अच्छा था, एक ही कैटायन था, अब तो दो हो गए सर, अब क्या करें, क्या किया जाए, तो आप ही बताओगे क्या किया जाए भाई। तो याद करो जब सोल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन, एक से ज्यादा आयन हो, ऐसे समझो, एक से ज्यादा लोग प्लस पे कैथोड पे जाने वाले हो, एक से ज्यादा लोग एनोड पे जाने वाले हो, तो जो डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज, इसको होता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से कॉन्सेप्ट, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, कि सर जब ये एक से ज्यादा होंगे तो कौन जाएगा, तो पहला पहला कहता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो वो डोमिनेट करके चला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो दूसरी बात सर क्या है, दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आगे आएगी पढ़ा नहीं है, तो मैं उसकी हेल्प नहीं लेता हूँ, मैं तुम्हें मेटल एक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ा उसकी हेल्प से बताता हूँ। आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे होगा उसके रिड्यूस होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, रिड्यूस मतलब कैथोड पे जाने के, रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सोचो Na और H में से कौन नीचे आता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, ओए होए मुबारक हो H प्लस, तो हो गया मामला क्लियर कि सर H प्लस सोल्यूशन से उठेगा और वहां जाके H2 हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2H प्लस लिखोगे, और चूंकि कैथोड है रिडक्शन तो यहाँ लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया भैया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओहो। और एट एनोड क्या होगा, आपने फिर कहा सर फिर मेरे पास दो आयन है, Cl माइनस और OH माइनस आयन, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने एनायंस की भी एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसमें एनायंस लिखे होते हैं, सबसे पहले सल्फेट आता है, फिर नाइट्रेट आता है, फिर हैलाइड्स आते हैं, लास्ट में क्या आता है हाइड्रोक्साइड। उसमें भी नीचे जाने पे एनोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। फिर से मेरी बात सुन लेना, पहले सल्फेट था, फिर नाइट्रेट था, फिर हैलाइड्स थे, और लास्ट में क्या था, हाइड्रोक्साइड। तो उसमें नीचे जाने पे एनोड पे जाने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो कौन जाएगा, OH माइनस। और OH माइनस कैसे जाता है ये याद कर लीजिए, 2-3 बार बोल लीजिए, OH माइनस कैसे टूटेगा, हेलो,
OH माइनस कैसे टूटेगा? ऐसे टूटता है O2 और H2O में। कैसे टूटता है? O2 और H2O में। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए लिखोगे 4OH माइनस, है ना, O2 2H2O, इधर -4 था तो इधर लिख दोगे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। सब तुम्हारी बात सही है, एकदम चकाचक। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कि जो नीचे होगा सर वो जाएगा, और दूसरा दूसरा मेरे भाई किस बात पे, जो ज्यादा होगा वो पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे देखो स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखा एक्वस NaCl। अब अगर ये डाइल्यूट होगा तो मतलब वाटर ज्यादा, तो OH माइनस चला जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, मतलब NaCl तब ज्यादा, तब Cl चला जाएगा। और Cl कैसे जाएगा, बच्चे जानते हो, Cl माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा Cl2। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखोगे 2, इधर क्या लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कौन सा NaCl बोल रहे हैं, डाइल्यूट NaCl की कॉन्सेंट्रेटेड। एक्वस तो दोनों हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, डाइल्यूट होगा तो OH माइनस जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Cl ही जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसमें कौन गया है, उसमें कौन चला गया है, लॉजिकली तो जाना चाहिए था इसको। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, डाइल्यूट लूंगा तो OH माइनस जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लूंगा तो कौन चला जाएगा, हेलो, कौन चला जाएगा, Cl माइनस। ठीक, एक बार वीडियो पॉज करके आराम से फिर से समझ लो कि सर ने क्या बोला। लॉजिक होना चाहिए कि हाँ बात क्या बोल रहे हैं सर, अच्छा ठीक है, ये होगा तो ये जाएगा, इधर वाला होगा भैया तो इधर वाले भैया जाएंगे। ठीक है, ठीक, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। चलो वेरी गुड, समझ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अब कह रहा फिर NaOH कैसे बन गया, तो अगर अरे ऑब्वियसली जो मैंने बोला अभी आपसे कि अगर Cl चला गया तो OH माइनस सोल्यूशन में, और H उधर चला गया तो Na सोल्यूशन में, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ये नीचे लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में कि सही तो बोल रहे हैं सर, अगर Cl चला गया तो OH माइनस बच गया, और H चला गया तो Na बच गया, तो Na और OH मिल गए, बना लिया NaOH। ठीक है प्यारे बच्चों, ओए होए, क्लियर। और तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो ध्यान से समझो, आ गया तुम्हारा एग्जांपल। इलेक्ट्रोड किसका बना है, कॉपर का, और वही देखो प्रेजेंट कहाँ है, सॉल्यूशन में भी वही मेटल प्रेजेंट है। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और तुरंत तुम्हें याद आएगा, ओ कैटायन जाएगा कैथोड पे, बट एनायन एनोड पे नहीं जाएगा, बल्कि एनोड खुद टूट के सॉल्यूशन में आएगा। तो बस चालू हो गया खेल। डायग्राम तुम्हारे सामने, कुछ करने की जरूरत है नहीं, फटफट आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन CuSO4 Cu+2 और SO4 माइनस तोड़ दिया, और एक्वस बोल रहे तो H2O भी है तो आपके पास, ये भी टूटेगा किसमें, H+ और OH माइनस में। कैथोड पे क्या होगा प्यारे बच्चों, कैथोड पे क्या होगा सर, दो आए सर, कॉपर+2 और H+, कौन जाएगा, अभी सर ने बताया मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होगा कौन होता है नीचे, कॉपर। तो देखो Cu+2 वहां जाके हो गया Cu, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया भाई, चार्ज बराबर करना था। वैसे भी आप जानते हो कि कैथोड में हमेशा हम जोड़ते हैं, एनोड में हमेशा माइनस करते हैं, मतलब उस साइड लिख देते हैं। अभी दो बार से यही तो चल रही है हमारी आपकी कहानी। ठीक है, तो ये कर दिया। एनोड पे सर अगर ये नॉर्मल होता तो OH माइनस जाता, लेकिन आपने बोला एक्टिव है, और एक्टिव में सोल्यूशन में से कोई एनोड पे नहीं जाएगा, बल्कि एनोड खुद टूट के सोल्यूशन में आएगा। एनोड किसका बना है, कॉपर का, तब तो न्यूट्रल है भैया, एनोड है। टूट के सोल्यूशन में आया तो क्या हो गया, आयंस के फॉर्म में। अभी सर आपने बोला, कई बार बोला कि जब भी सोल्यूशन में होंगे आयंस, इलेक्ट्रोड्स पे होंगे न्यूट्रल। तो Cu बन गया Cu+2। अब चार्ज इक्वल करना, वैसे भी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मतलब इस साइड लिखेंगे तो गेन कितना, 2। अब देखो 2 माइनस, ये 2+, ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ क्या आपको नोटिस किया आपने कि कैथोड पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन में जो कॉपर है वो टूट के कैथोड पे जा रहा है। टूट के क्या, सोल्यूशन में जो कॉपर आया है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और एट द सेम टाइम एनोड से कॉपर टूट टूट के सोल्यूशन में आ रहा है। मतलब क्या, वैसे कॉपर सल्फेट का जो एक्व सोल्यूशन उसका कलर क्या होता है, ब्लू। तो कॉपर जब जाएगा कैथोड पे तो सोल्यूशन का कलर डिसअपियर होना चाहिए था, फेड होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा फेड। क्यों, क्योंकि एट द सेम टाइम कॉपर टूट के एनोड से आ भी तो रहा है। यही अंतर है। अगर इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस होता विद नॉर्मल इलेक्ट्रोड, तब तो क्लियर ही था कि यहां से कॉपर इधर चला जाता और यहां से OH माइनस जाता।
नॉर्मल इलेक्ट्रोड होता तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही चीज आता फिर। ठीक, तो सोल्यूशन का कलर फेड होने लगता है। लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ है तो सोल्यूशन का कलर फेड नहीं होगा, कलरलेस नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। तो ये डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस नॉर्मल इलेक्ट्रोड के साथ हो रही है कि एक्टिव। तो एक्टिव है तो सोल्यूशन के कलर में चेंज नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल के साथ है तो सोल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा। ठीक है, हेलो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, पक्का, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मचाते हैं धमाल और बढ़ते हैं इसकी कहानी को आगे। ठीक है, तब तक उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जय श्री राधे मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।